ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये आपके चैप्टर का नाम है। और इसमें जो सेक्शंस इन्वॉल्व हैं वो 303 से लेकर के और आगे ऑनवर्ड्स सेक्शंस इसमें हैं। अलग अलग ऑफेंसेस के लिए अलग अलग सेक्शंस हैं। तो जो पहला आपका ऑफेंस है वो है थेफ्ट, यानी चोरी की बात की गई है सबसे पहले अपराध के रूप में इस आपके चैप्टर में। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में यानी 17th चैप्टर में जो सबसे पहला ऑफेंस है वो है थेफ्ट यानी चोरी। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोगों के अपने जानने में जो बात दिखाई देती है या जो बात हम लोग यूज करते हैं कि मीन्स किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी चुपके से ले ली, उसको बिना बताए ले ली या उसकी जानकारी के बगैर ले ली। तो लगभग यही बात आपके एक्ट में भी अप्लाई होती है, लेकिन एक डिफरेंस केवल आ जाता है जो हम वहां पे समझते हैं कॉमन सेंस में कि चुपके से लेना, छिपते छिपाते हुए लेना। तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उसकी कंसेंट के बिना लेने का जो एस्पेक्ट है वो इसमें इन्वॉल्व है। छिप के लेना या छिपा के लेना ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं की गई है। तो अब आपको उनके इंग्रेडिएंट्स की और बाकी जो डिटेल है वो देखते हैं हम लोग। तो जो सबसे पहले बात सेक्शन में की गई है 303 में कि हु एवर यानी कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति क्या करेगा, इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली यानी बेईमानी से लेने का इंटेंशन रखता है। सबसे पहला जो इसका इंग्रेडिएंट्स होगा, कोई एक व्यक्ति है। एक बार रिपीट कर दीजिएगा प्लीज, डिस्कनेक्ट हो गया था, रिपीट कर दीजिए प्लीज। अच्छा, यानी जो सेक्शन 303 में बात कही जा रही है थेफ्ट के बारे में, तो उसके इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, तो हु एवर यानी ये एक्यूज्ड की बात है। अब उसके बाकी कंडक्ट की अब बात की जा रही है। तो कंडक्ट में पहला जो इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है, इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली यानी बेईमानी से उसका लेने का इंटेंशन है, वो बेईमानी से लेना चाहता है उस प्रॉपर्टी को, पहली बात। दूसरा, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी यानी किस चीज को लेना चाहता है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी थेफ्ट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी चाहिए, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी की थेफ्ट नहीं हो सकती है। तीसरा इंग्रेडिएंट, आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन। अब यहाँ जो बात आ गई ये विक्टिम की बात आ गई, यानी जो आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन, अब ये विक्टिम है। पहला जो हुएवर था वो एक्यूज्ड था और यहाँ जो बात हुई पर्सन की वो विक्टिम की बात हो रही है, यानी विक्टिम के पोजीशन से ले रहा है या लेने की कोशिश करेगा, तब ये इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो जाएगा थेफ्ट का। अब जो फोर्थ इंग्रेडिएंट्स है इसका, विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट यानी जिसके पोजीशन में प्रॉपर्टी है उसके पोजीशन से उसकी कंसेंट के बिना लेता है। यानी फोर्थ पॉइंट क्या है, विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट। फिफ्थ पॉइंट, मूव्स इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, मूव्स इन ऑर्डर टू सच टेकिंग यानी ऐसा लेने के लिए वो उसे हटाता है, मूव कराता है प्रॉपर्टी को। तो क्या इसके 5 इंग्रेडिएंट्स निकल के आए, यानी एक्यूज्ड को छोड़ करके, एक्यूज्ड तो अपने आप में एक इंग्रेडिएंट है ही है, बिना किसी पर्सन के कोई ऑफेंस नहीं हो सकता, ये आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही देखा था। तो एक्यूज्ड को छोड़ करके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, पहला इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली, दूसरा एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, तीसरा आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन, नेक्स्ट चौथा इंग्रेडिएंट्स विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट, नेक्स्ट मूव्स इन ऑर्डर टू सच टेकिंग। यानी ये 5 इंग्रेडिएंट्स है। और इसको शॉर्ट में अगर आप करना चाहें तो पहला क्या होना चाहिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए एक्यूज्ड का, सेकंड मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तीसरा किसी दूसरे पर्सन के पोजीशन से हटाया जाना चाहिए यानी पोजीशन से, आउट ऑफ पोजीशन, आउट ऑफ द पोजीशन, नेक्स्ट विदाउट कंसेंट, विदाउट कंसेंट, लास्ट मूव्स यानी उसे हटाता है, उसे मूव करा देता है। तो ये 5 इंग्रेडिएंट्स हैं बेसिकली थेफ्ट के। तो अब तो इन मूव्स करा देता है सर, मूव्स करा देता है का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय मूव्स दैट प्रॉपर्टी? हाँ, अभी सभी इंग्रेडिएंट्स को हम लोग देख रहे हैं बारी बारी से। अब पहले इंग्रेडिएंट्स को देखिए। मूव आपने क्वेश्चन कर ही दिया, तो मूव मतलब उसे हटा देना, अपने प्लेस से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कर देना, इसी को आप करें मूव।
मतलब चलना, आदमी के सेंस में आप बात करेंगे तो चलना, और थिंग्स के सेंस में बात करेंगे तो उसका प्लेस चेंज कर देना, इसी को आप कह रहे हैं मूव। तो पहला जो इंग्रेडिएंट है, इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली, यानी जब प्रॉपर्टी ली जाएगी तो सबसे पहला जो हम लोग बात कर रहे थे कि गिल्टी माइंड, तो उसका जो गिल्टी माइंड होगा किस बात के लिए होगा, बेईमानी से लेने का उसका इंटेंशन होगा, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होगा उसका। और डिसऑनेस्ट इंटेंशन का क्या मतलब होता है, या तो खुद रॉन्गफुल गेन करना चाहता है या तो किसी दूसरे व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस कराना चाहता है। और रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन का क्या मतलब हुआ कि जो व्यक्ति एलिजिबल नहीं है, अथराइज्ड नहीं है लेने के लिए, वो ले लेता है, तो इसे हम कहते हैं रॉन्गफुल गेन। और जो व्यक्ति प्रॉपर्टी का हकदार है, एंटाइटल्ड है, उससे उसको वंचित कर देना, तो हम कहते हैं उसको रॉन्गफुल लॉस हो गया। तो यानी यहाँ जो थीव है, चोर है या एक्यूज्ड है, उसका क्या इंटेंशन है, किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल गेन पहुंचाना या किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस, यानी दोनों होना आवश्यक नहीं है कि हर हाल में एक्यूज जो है वो लाभ लेना चाहता हो या दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, इनमें से दोनों में से कोई एक कर रहा है, तो वो थेफ्ट के लिए इंग्रेडिएंट्स कॉन्स्टिट्यूट हो गया। अब सेकंड जो इंग्रेडिएंट्स की बात हम लोग कर रहे हैं, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, तो यानी जो थेफ्ट कॉन्स्टिट्यूट होगा, थेफ्ट का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होगा, वो हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ही पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ही, क्योंकि इन मूवेबल प्रॉपर्टी का जनरली हम प्लेस चेंज नहीं कर सकते। तो जब हम प्लेस चेंज नहीं कर सकते, यानी उसको मूव नहीं करा सकते, तो थेफ्ट का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। इसलिए बात हो रही है कि कोई ना कोई मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसका हम प्लेस चेंज कर सकें। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन, यानी किसी के पोजीशन से आपने वो प्रॉपर्टी लेने का इंटेंशन बनाया हुआ है, किसी न किसी व्यक्ति की वो पोजीशन में हो। और दूसरी बात यहाँ क्या छिपी हुई है कि पोजीशन से लेने की बात की जा रही है, ओनरशिप से लेने की बात नहीं की जा रही। यानी जो विक्टिम होगा वो हर हाल में, हमेशा, हर मामले में उसका ओनर होना आवश्यक नहीं है। यानी जो थेफ्ट के लिए रिक्वायरमेंट है वो पोजीशन में होना चाहिए, किसी व्यक्ति के लीगल पोजीशन में है, वो उसके पास है, वो उस व्यक्ति को धारण कर सकता है, और उसके पास से मैं ले रहा हूं तो मैं थेफ्ट के लिए लायबल हो जाऊंगा, भले वो उसका ओनर ना हो। अभी हम एग्जांपल के साथ एक और समझेंगे। और विदाउट द कंसेंट का मतलब हुआ कि उसकी कंसेंट के बिना। अब वो कंसेंट एक्सप्रेस हो सकती है, इम्प्लाइड कंसेंट हो सकती है, जैसी भी कंसेंट हो सकती है। और मूव का मतलब वही जैसा मैंने पहले बताया कि उसका प्लेस चेंज करा देना। तो अब डिसऑनेस्ट इंटेंशन का क्या मतलब है कि कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी तो ले रहा है, मूवेबल प्रॉपर्टी ले रहा है, उसका प्लेस भी चेंज करा रहा है, विदाउट कंसेंट भी ले रहा है, लेकिन वो गुड फेथ में ले रहा है। गुड फेथ का मतलब कि वो ये समझ रहा है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, या वो ये नहीं समझता कि ये किसी दूसरे की, वो समझ रहा है कि ये जंगल में जैसे आपने आम तोड़ लिया, तो जंगल में किसी की ओनरशिप वहां पे नहीं है, तो वो गुड फेथ में आम ले रहा है कि ये किसी का नहीं है, मैं ले रहा हूँ। या वो गिरा हुआ आम पा रहा है, या रास्ते में वो सामान पा रहा है, उसको वो उठा ले रहा है। तो गुड फेथ में अगर ले रहा है तो थेफ्ट का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा, भले ही उसके 4 इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो रहे हों। और थेफ्ट के ऑफेंस में जो 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, उन पांचों का फुलफिल होना मस्ट है, रिक्वायर्ड है, बिना किसी के भी ये पूरा नहीं हो सकता। यानी थेफ्ट का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ये पूरे 5 इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होने चाहिए, कोई एक मिसिंग हो जाएगा तो ये ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। तो पहला जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन की हम लोगों ने बात की, उसका मतलब अगर कोई पर्सन प्रॉपर्टी ले रहा है, बाकी 4 इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो रहे हैं, लेकिन वो गुड फेथ में ले रहा है, या तो अपनी प्रॉपर्टी समझ के ले रहा है, या वो समझ रहा है कि ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे गंगा जी में से गंगा जल ले लेना, या समुद्र में से पानी ले लेना, नदी में से पानी ले लेना, तो वो गुड फेथ में ले रहा है, तो ये ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। अब सेकंड, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब कि मोबाइल ले लेना, लैपटॉप ले लेना, या जो वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकती हैं, जिनको इजीली हम मूव करा सकते हैं, उन्हीं की बात यहाँ पे की जा रही है। और नेक्स्ट जो पोजीशन की बात की गई कि पोजीशन से लेना मीन्स हमेशा वो ओनर नहीं होगा। जैसे मेरे पास आपने कपड़े सिलने के लिए दिया हुआ है, मैं टेलर हूं, तो उस समय वो कपड़ा मेरे पोजीशन में है,
और मेरे पोजीशन से कोई व्यक्ति लेकर के जाता है मेरी कंसेंट के बगैर डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, मूव कराता है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो रहे हैं, तो वो थेफ्ट के लिए लायबल हो जाएगा, भले मैं उस कपड़े का ओनर नहीं हूं। यानी थेफ्ट के ऑफेंस के लिए ओनर होना या ओनर के पोजीशन से लेना रिक्वायर्ड नहीं है। अब इसके बाद विदाउट द कंसेंट में मामला जैसा मैंने कहा कि एक्सप्रेस कंसेंट भी हो सकती है और इम्प्लाइड कंसेंट भी हो सकती है। कैसे कि मैं अपने मित्र के लाइब्रेरी में जाता हूं और मुझे और मेरे मित्र के बीच में या मेरे और मेरे मित्र के बीच में ऐसा संबंध है कि हम लोग एक दूसरे की बुक पढ़ने के लिए ले जाते हैं, उससे उस समय एक्सप्रेस कंसेंट नहीं लेते हैं। हम लोगों का मानना है कि हमारे और हमारे मित्र के बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं उसकी सामान ले लेता हूं और वो मेरी सामान ले लेता है यूज करने के लिए। यानी बुक्स का उदाहरण आप ले सकते हैं, बेस्ट एग्जांपल है। तो मैं उसकी लाइब्रेरी में जाता हूं, उसकी बुक लेकर के आता हूं, फिर पढ़ करके वापस कर देता हूं। वो मेरी लाइब्रेरी में आता है, बुक लेकर के जाता है और वापस कर देता है। तो यहाँ कंसेंट एक्सप्रेस नहीं है, लेकिन इम्प्लाइड कंसेंट है कि हम दोनों मित्रों के बीच में इस बात की कंसेंट है एक दूसरे के लिए कि ठीक है तुम मेरी बुक ले लेना पढ़ने के लिए, फिर दे देना। तो इस तरह से जहां कंसेंट इम्प्लाइड होगी वहां भी मान लिया जाएगा कंसेंट है, और एक्सप्रेस है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कंसेंट का मतलब इम्प्लाइड और एक्सप्रेस कंसेंट। लास्ट है मूव। तो मूव का मतलब यह है कि आपने कोई प्रॉपर्टी डिसऑनेस्ट इंटेंशन से मूवेबल प्रॉपर्टी है और किसी के पोजीशन में है, उसकी कंसेंट के बिना उसका प्लेस चेंज कर दिया तो कॉन्स्टिट्यूट हो गया ऑफेंस थेफ्ट का। इसके लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप उस थिंग्स को ले करके कहीं जाएं। इस तरह के कोई किसी इंग्रेडिएंट्स की बात इसमें नहीं की गई है। यानी जो थेफ्ट का सब्जेक्ट मैटर है उसे वास्तव में यानी एक्चुअली ले करके जाना अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है। यहाँ जो नीड है वो सिर्फ और सिर्फ प्लेस को चेंज करा देना या कर देना। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, आपके बैरेक्ट में भी है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के घर जाता है, मान लीजिए डिनर के लिए जाता है या किसी कार्य से जाता है, कुरियर वाला है, वो अमेज़न का पार्सल लेकर के आया हुआ है, और वो देखता है कि जो ओनर है या जो व्यक्ति वहां उस समय कब्जे में है उसकी एक रिंग टेबल पे पड़ी हुई है। तो वो सोचता है कि अगर मैं रिंग अभी उठा लेता हूं तो मुझसे पूछताछ होगी, इसलिए वो क्या करता है कि रिंग को उठा करके उसी व्यक्ति के उसी मकान में दूसरे किसी प्लेस पे रख देता है जहां से उसे लगता है कि ये ओनर आसानी से नहीं पा सकता, या जिसका पोजीशन है वो व्यक्ति आसानी से नहीं पाएगा, और छिपा देता है। मान लीजिए घड़ी के पीछे फंसा देता है उसको, रिंग को। तो यानी उसने थेफ्ट का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, भले वो ले करके साथ में नहीं गया। वो ये सोचता है कि जब मैं दोबारा आऊंगा तब तक रिंग का मैटर जो है सॉल्व हो चुका होगा, सबका ध्यान हट चुका होगा, तब मैं दोबारा लेकर के इसे जाऊंगा। तो यानी अब सभी इंग्रेडिएंट्स को उस पर अप्लाई करिए। उसका इंटेंशन क्या है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन उसका है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन का मतलब रॉन्गफुल लॉस या रॉन्गफुल गेन वो करना या कराना चाहता है। पहला इंग्रेडिएंट फुलफिल हो गया। दूसरा मूवेबल प्रॉपर्टी, तो यानी वो रिंग है, अंगूठी है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी है। तीसरी बात, आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन, वो किसी पर्सन के पोजीशन में है, टेबल पे रखी हुई है, मींस कि जिसका वो हाउस है, जिसका मकान है, जिसका घर है, उसके पोजीशन में वो है, भले वो टेबल पे पड़ी हुई है, किसी के हाथ में नहीं है। नेक्स्ट, विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, उस व्यक्ति की कंसेंट नहीं ली उसने उसको मूव कराते समय। और लास्ट है मूव, उसने मूव करा दिया, वो लेकर के घर नहीं गया, लेकिन जैसे ही उसने उस रिंग को टच किया, उसका प्लेस चेंज हुआ, उसी समय देन एंड देयर थेफ्ट का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो गया। तो ये थे थेफ्ट के इंग्रेडिएंट्स। अब एग्जांपल से आप समझिए तो और चीजें और आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। एक और ये जो ऑफेंस है ये आवश्यक नहीं है कि हमेशा ये किसी लिविंग पर्सन के अगेंस्ट ही हो या किसी थिंग्स के अगेंस्ट ही हो। इसमें एनिमल्स और सभी चीजें इंक्लूड हैं। यानी जब मूवेबल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम एनिमल्स को भी शामिल कर ले रहे हैं। मान लीजिए आप किसी के कुत्ते को, किसी का कुत्ता आपको अच्छा लगता है और आप उसे लेना चाहते हैं, आपने उसे बिस्किट दिखाया और वो आपके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है, स्टार्ट कर देता है आपके पीछे वो चलना। तो जैसे ही आपने बिस्किट दिखाया और उसने मूव किया आपकी तरफ, उसी समय थेफ्ट का ऑफेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्यों? कि आपका इंटेंशन गलत है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसके बाद वो किसी के पोजीशन में है, किसी का है वो कुत्ता, उसकी कंसेंट नहीं लिया आपने और उसे मूव करा दिया आपने। यानी ये एग्जाम्पल है थेफ्ट का। यानी किसी जानवर को लेने के लिए आपने उसे मूव करा दिया, लिया नहीं एक्चुअली अभी आपने,
अभी उसे आपने हाथ में नहीं पकड़ा, उसे लिया नहीं, या कहीं आपने उसे बंधक नहीं बनाया यानी बंद नहीं किया, कुछ नहीं किया आपने, लेकिन वो आपके पीछे चलना स्टार्ट हो गया, तो थेफ्ट के सभी इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो गए। यानी मूव का मतलब कतई भी हाथ में लेना, पकड़ना, उसे अपने पोजीशन में लेना ये नहीं है, सिर्फ क्या है कि आपने उसका प्लेस चेंज करा दिया। उसका प्लेस जैसे ही चेंज होता है थेफ्ट का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो गया। इसी तरह से कोई मान लीजिए एक गाड़ी है, पहले बुलक कार्ट की बात की जाती थी, तो आज के ज़माने में बात कर लीजिए तो मान लीजिए कार से कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जा रही है। जैसा कि आप देखते हैं कि ये जो वैन होती है एटीएम वगैरह में जो लोग पैसा लोड करते हैं, वो वैन जा रही है और उस वैन को आपने किसी दूसरे डायरेक्शन में भेज दिया। किस लिए भेजा आपने? कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन से वो लेने के लिए, वो किसी के पोजीशन में है और उसकी कंसेंट नहीं ली आपने, यानी उसका डायरेक्शन आपने किन्हीं कारणों से चेंज कर दिया। तो जैसे ही उसका डायरेक्शन चेंज होता है आप थेफ्ट के लिए लायबल हो जाएंगे। यानी वो एटीएम वाली गाड़ी आ रही थी, उसमें पैसा अपलोड करने के लिए आपने जो सही उसका डायरेक्शन था उधर कोई ऑब्स्टेकल लगा दिया ताकि वो गाड़ी उधर न जा सके और दूसरे डायरेक्शन में उसे जाना पड़े। तो जैसे ही वो दूसरे डायरेक्शन की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी आपने थेफ्ट का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। इसके बाद मान लीजिए आपने अपने सर्वेंट को कोई प्रॉपर्टी दे दी, एक रिंग जिसकी बात मैं कर रहा था टेबल पे रखी हुई थी, वो सर्वेंट को दी गई कि तुम इसे रख दो, मैं तुमसे बाद में मांग लूंगा। तो सर्वेंट को जब मैंने अपने कोई आर्टिकल दिया, कोई थिंग्स दी, तो ये माना जाता है कि वो ओनर के ही पोजीशन में है। जैसा कि आपने जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा होगा अगर पोजीशन को, तो पोजीशन डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, मीडिएट पोजीशन हो सकता है। तो उसी तरह का पोजीशन सर्वेंट का माना जाता है कि वो सर्वेंट के माध्यम से ओनर का ही पोजीशन है। तो सर्वेंट अगर वो चीज लेकर के चला जाता है वो तो थेफ्ट के लिए लायबल हो जाएगा सर्वेंट, क्योंकि वो ओनर के ही पोजीशन में मानी जाती है प्रॉपर्टी। इसी तरह से आपका क्लर्क है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे वो सामान रखने के लिए दिया, मेहमान आता है घर में, वो कुछ यूज करता है तो वो भी ओनर का पोजीशन माना जाता है। मेहमान के पास अगर कोई सामान है तो भी, या सर्वेंट के पास है तो भी। अब इसके बाद अगर कोई प्रॉपर्टी किसी को इंट्रस्ट कर दी गई यानी न्यस्त कर दी गई पूरी तरह से, जैसे किसी व्हीकल यानी कुरियर वाले को दे दिया गया, या फिर इस तरह से कोई कहीं जा रहा है वेयर हाउस को दे दिया उसने, या क्लॉक रूम में दे दिया और वहां से कोई दूसरा वही व्यक्ति ले लेता है उस सामान को। जैसे मैंने अपना सामान कुरियर वाले को दिया कि तुम यहाँ पहुंचा दो और वो कुरियर वाला ही लेकर के भाग जाता है या चला जाता है, तब वो थेफ्ट का ऑफेंस नहीं होगा, बल्कि तब वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसके ऊपर फेथ किया, उसके ऊपर बिलीव किया और बिलीव करके मैंने अपना पोजीशन इंटेंशनली उसको दिया कि तुम ये पोजीशन ले जा करके फला को दे दो। तो यानी मैंने अपना पोजीशन दे दिया था, क्विट कर दिया था अपने पोजीशन को, इसलिए अब वो मेरे पोजीशन से नहीं ले रहा है बल्कि अपने ही पोजीशन से उस थिंग्स को ले रहा है, इसलिए वो मेरे ट्रस्ट को ब्रीच कर रहा है। तो इसके लिए ऑफेंस हो जाता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो यानी अगर मैंने सर्वेंट को पोजीशन दिया हुआ है तो मेरा पोजीशन माना जाता है, और सर्वेंट उस थिंग्स को लेता है तो वो थेफ्ट का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होगा, लेकिन यानी सर्वेंट लायबल हो जाएगा थेफ्ट के लिए। लेकिन अगर कुरियर वाला लेके जाता है तो वो थेफ्ट के लिए लायबल नहीं होगा बल्कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए लायबल हो जाएगा। तो अभी हम लोगों का जो कंसर्न है वो थेफ्ट का है, इसलिए थेफ्ट के बारे में भी और नौकर के केस में भी तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ही हो गया ना, हमने उसको एक किस मामले में? ये नौकर वाले केस में जो एग्जांपल दिया। नहीं, जैसे नौकर आपका है, आपका नौकर है, आपके घर में है और मान लीजिए उसका अलग कमरा है और आपने उसे कोई सामान दे दिया कि तुम इसे रखो सुरक्षित, मैं तुमसे जब आवश्यकता होगी तो ले लूंगा, और वो नौकर लेके चला जाता है। या आपका क्लर्क है, आपने क्लर्क को दिया हुआ है, फाइल दी हुई है रखने के लिए, मान लीजिए आपका सीए का ऑफिस है और वहां बहुत सी फाइलें हैं, क्लर्क उन फाइलों को डील करता है और उन फाइलों को लेकर के क्लर्क जाता है तो वो थेफ्ट के लिए लायबल हो जाएगा, इस पे केस लॉ है। यानी अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो भी, आपका पर्सनल सर्वेंट है तो भी, क्लर्क सर्वेंट मीन्स एक ही है लगभग बात। तो इस तरह का आपका एम्प्लॉय अगर कुछ आपके साथ कर रहा है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर रहा है तो वो थेफ्ट के लिए लायबल होगा। क्यों? क्योंकि ऑफिस में रखी हुई सारी चीजें वो ओनर की या एम्प्लॉयर की पोजीशन में मानी जाती है, वो सर्वेंट या एम्प्लॉय के पोजीशन में नहीं माना जाता है। और कुरियर का जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया, कुरियर में आप पोजीशन इंटेंशनली उसे दे रहे हैं कि तुम ले जाकर के इसे फला को दे देना, यानी आपने अपना इंटेंशन उस पर कंट्रोल करने का छोड़ दिया है। थोड़ा सा ये डीप हो जाएगा तो उस तरफ आप नहीं जाइए, बस ये समझ लीजिए कि आपने कुरियर वाले को दे दिया
यानी आपने पोजीशन छोड़ दिया, और सर्वेंट या एम्प्लॉय को दिया हुआ है आपने, तो आपने अपना पोजीशन नहीं छोड़ा है, पोजीशन आपका ही होता है। और सिंपल आप जान लीजिए ना कि आपके ऑफिस में मान लीजिए आप सीए हैं या कॉलेज है, कॉलेज में बहुत से क्लर्क हैं और दूसरे एम्प्लॉयज हैं, तो कॉलेज की ही सारी प्रॉपर्टी है और कॉलेज के पोजीशन में है, वो दूसरे का नहीं है। या आपके ऑफिस में कोई एम्प्लॉय है तो उस एम्प्लॉय के पास वो फाइलें रखी हुई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि एम्प्लॉय के पोजीशन में, वो आपके पोजीशन में। ये उसके पीछे कंसेप्ट है। अब इसके बाद जो और दूसरे एग्जाम्पल्स हैं वो ये हैं कि मान लीजिए आप अपना जो वॉच है वो देते हैं रिपेयरिंग के लिए, और मैंने इसके पहले कहा कि आप कपड़ा देते हैं सिलने के लिए टेलर को, तो आप अपनी ही प्रॉपर्टी की थेफ्ट कर सकते हैं इन कंडीशंस में। मान लिया आप अपना वॉच दिया रिपेयरिंग के लिए और आपका कुछ ड्यू है, आपको देना है, यानी रिपेयरिंग का चार्ज देना है। आप उस चार्ज से बचने के लिए उस व्यक्ति से अपनी घड़ी ले लेते हैं बिना उससे पूछे हुए, बिना बताए हुए, तो वो थेफ्ट के ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, भले वो आपकी ही प्रॉपर्टी हो। और इसी तरह से टेलर की दुकान से आप ले लेते हैं। और इसके अलावा क्या एग्जांपल हो सकता है, मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी कोई गवर्नमेंट ने अटैच कर ली और उस अटैच प्रॉपर्टी को आप ले लेते हैं बिना परमिशन के, तो भी ये थेफ्ट का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, यानी आप अपनी ही प्रॉपर्टी की थेफ्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप दूसरे की भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं लेकिन अपनी समझ के ले रहे हैं गुड फेथ में, जैसा मैंने कहा, तो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। कैसे? मान लीजिए आप छाता लेकर के अपना जाते हैं, अपना बैग लेकर के जाते हैं, अपनी पानी की बोतल लेकर के जाते हैं, अपना मोबाइल लेके जाते हैं, और सेम उसी फीचर का, उसी ब्रांड का, उसी मॉडल का कोई दूसरा छाता, मोबाइल, बैग आप देखते हैं और अपना समझ के ले लेते हैं। तो हालांकि वो दूसरे की प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, विदाउट कंसेंट आपने ली है, दूसरे के पोजीशन से ली है, लेकिन आपका इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं है, इसलिए थेफ्ट का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। इसको आप कहते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट। आपने फैक्ट की भूल की वजह से ऐसा किया, इसलिए आप लायबल नहीं होते हैं। तो ये थे एग्जांपल्स आपके सामने, और आपको अब लगभग थेफ्ट पूरी तरह से समझ आ गया होगा। और थेफ्ट के लिए अगर सिंपल थेफ्ट आप काज कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो उसके लिए 3 साल का पनिशमेंट है और फाइन है, या फाइन या बोथ। लेकिन अब एक प्रोविजन आपके बीएनएस में नया जोड़ा गया है, स्नैचिंग, यानी झपटमारी, हिंदी में उसको झपटमारी कहते हैं, और स्नैचिंग यानी चैन छीन के भाग जाना, मोबाइल लेके भाग जाना। यानी इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स की बात की गई है कि आप अचानक किसी से या बल प्रयोग करके और छीन करके, बेसिकली उसका जो मतलब निकल के आ रहा है कि आप किसी से अचानक कुछ छीन करके लेकर के भाग जा रहे हैं, इस तरह से चोरी कर रहे हैं। यानी है तो वो बेसिकली चोरी, और यही चोरी करने में आप फोर्स को यूज कर रहे हैं या अचानक इस रूप में कर रहे हैं कि वो व्यक्ति हतप्रत हो जाए या घबरा जाए, परेशान हो जाए, फियर में आ जाए, तो इसे आप कह रहे हैं स्नैचिंग। और स्नैचिंग का जो पनिशमेंट है वो अलग तरीके का है, और यहाँ पे कहा गया है कि अगर स्नैचिंग की जा रही है बिल्कुल छोटी वस्तु की, तो कम्युनिटी सर्विस का एक पनिशमेंट उसको दिया जा सकता है। यानी ये नया पनिशमेंट भी जोड़ दिया गया और नया ऑफेंस भी जोड़ दिया गया है। यानी कोई व्यक्ति स्नैचिंग करेगा, और थेफ्ट में भी है कि अगर कोई व्यक्ति 5,000 से नीचे की थेफ्ट कर रहा है और वो वस्तु वापस कर दे रहा है या उसकी वैल्यू वापस कर दे रहा है, तो उसे भी कम्युनिटी सर्विस से पनिश किया जा सकता है। तो यानी आपने देखा कि एक नया ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है आपके बीएनएस में स्नैचिंग नाम से, और एक नया पनिशमेंट छोटे ऑफेंसेस के लिए जोड़ दिया गया है, कम्युनिटी सर्विस, यानी वो समाज की सेवा कर देगा तो भी मान लिया जाएगा कि उसको पनिश कर दिया गया। अब थेफ्ट से रिलेटेड कोई आपकी का कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट ऑफेंस पे। सर ये स्नैचिंग किस कोड में आया है? बीएनएस में, आपके बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता। नहीं, इसका कोड नंबर कितना होगा सर? कोड नंबर सेक्शन 304। 304। और कोई आपकी क्वेरी डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट ऑफेंस की तरफ बढ़ते हैं। सर ये जो कम्युनिटी बताया आपने, कम्युनिटी से ये 5,000 तक ही होता है ये? जैसे छोटे ऑफेंसेस के लिए बेसिकली ये बात की गई है। अभी जैसे थेफ्ट के मामले में कहा गया कि कोई पर्सन अगर 5,000 रुपए से छोटी चोरी करता है और वो उस थिंग्स को या उसकी वैल्यू को वापस कर देता है, तो उसे केवल कम्युनिटी सर्विस से भी पनिश किया जा सकता है। एक ये बात जनरल वे में कही गई, और बेसिकली कम्युनिटी सर्विस दूसरे बहुत से ऑफेंसेस के लिए है, लेकिन जो नेचर में सिंपल नेचर के ऑफेंसेस हो उन्हीं के लिए कम्युनिटी सर्विस की बात की गई है।
सर वैसे 3 ईयर का पनिशमेंट है ना इसमें? हाँ, जनरल थेफ्ट के मामले में 3 इयर्स का है, लेकिन जैसे जैसे थेफ्ट की ग्रेविटी बढ़ती जाएगी, अब ग्रेविटी क्या बढ़ रही है, जैसे सर्वेंट ने या क्लर्क ने चोरी कर ली तब 7 साल हो जाएगा, आपने ड्वेलिंग हाउस में, व्हीकल में, किसी टेंट में, किसी टेम्पल में, इस तरह से आपने थेफ्ट कर ली तब वो 7 इयर्स हो जाएगा। यानी जैसे ग्रेविटी बढ़ेगी वैसे वैसे पनिशमेंट बढ़ता चला जाएगा। आगे के सेक्शंस में यानी आपको मेनली पढ़ना है 304 का क्लास 1 और आगे के क्लास में और आगे के सेक्शंस में केवल उसकी ग्रेविटी बढ़ती जा रही है, उसी के लिए पनिशमेंट बढ़ता जा रहा है। आपने वही थेफ्ट की हर्ट काज करने के लिए, ग्रीवस हर्ट काज करने के लिए, डेथ काज करने के लिए और दूसरे अरेंजमेंट करके, यानी आपने अपने कपड़े में हथियार छिपा करके थेफ्ट की तो आपका पनिशमेंट बढ़ जाएगा, यानी 10 इयर्स तक हो जाएगा, इवन वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक चला जाएगा। तो वो जैसे जैसे ग्रेविटी बढ़ेगी पनिशमेंट बढ़ाने की बात की गई। बाकी बेसिकली जो थेफ्ट है वो 303 में ही बताया गया है, उसके क्लास 1 में। ओके। और अब इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं वो भी इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं जैसा कि हम लोगों ने बात की। यानी कोई मान लीजिए कि कोई ऐसी थिंग्स है जो लैंड से अटैच है, तो उस अटैच चीज को आपने हटा दिया, जैसे पेड़ है और पेड़ को आपने काट दिया, तो जैसे ही आप काटेंगे स्वाभाविक रूप से कुछ ना कुछ उसका प्लेस चेंज हो जाएगा। तो मान लिया जाएगा कि उसी समय जैसे ही उसका प्लेस चेंज हुआ वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि अब वो अटैच नहीं रही तो मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मूव भी कर गई, प्लेस उसका चेंज हो गया, तो पेड़ कटते ही वो कॉन्स्टिट्यूट हो गया थेफ्ट का ऑफेंस। इसी तरह से बात की गई कि मान लीजिए कोई ऑब्स्टेकल लगा हुआ है किसी प्रॉपर्टी को रोकने के लिए, तो आपने ऑब्स्टेकल हटा दिया तो भी वो थेफ्ट कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। जैसे नाव के मामले में या स्टीमर के मामले में लंगर लगा होता है, तो लंगर को आपने हटा दिया, अब वो फ्री हो गया, अब चलने लगा, मूव कर गया, जैसे ही मूव करेगा वो थेफ्ट का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा अगर आपने बाकी इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल किया है। ये सारा 303 में ही है ना? हाँ हाँ, ये सभी कुछ 303 में ही, जितनी बातें अभी तक मैंने की वो सब कुछ 303 में। सर इसमें तो 1 to 5 years दिखा रहा पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट। सॉरी, 1 to 5 years किसके लिए? 303 का इम्प्रिजनमेंट ऑफ मिनिमम 1 year। देखिए 303 के क्लास 2 में पनिशमेंट को बताया गया है, ये मैं पूरा पढ़ देता हूँ। Whoever commits theft shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both, and in case of second or subsequent conviction, यानी दोबारा जब उसका कन्विक्शन होता है उसी थेफ्ट के लिए, of any person under this section, he shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to 5 years। यानी तब सेकंड कन्विक्शन की स्थिति में कम से कम 1 ईयर होगा और वो एक्सटेंड कर सकता है 5 साल तक, ये बात कही गई। यानी बेसिक वे में 3 ईयर, लेकिन अगर आप दोबारा वही ऑफेंस कर रहे हैं तब मिनिमम 1 ईयर होगा। और 3, जब पहली बार वाले में मामला क्या है कि कोर्ट आपको 6 महीने का भी पनिशमेंट दे सकता है, 3 महीने का भी दे सकता है, मैक्सिमम 3 ईयर है। और दूसरी बार आपने कर दिया तब मिनिमम 1 ईयर हो जाएगा और मैक्सिमम 5 ईयर हो जाएगा, ये चेंज आ रहा है। और दूसरी बात जो मैंने वैल्यू की बात की थी वो अब बात क्या की जा रही है, प्रोवाइडेड दैट इन केसेस ऑफ थेफ्ट वेयर द वैल्यू ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी इज लेस देन 5,000 rupees and a person is convicted for the first time shall upon return of the value of property or restoration of the stolen property shall be punished with community service। तब ये बात कही जा रही है, यानी छोटा ऑफेंस है और आपने वापस कर दिया या उसकी वैल्यू वापस कर दी तो कम्युनिटी सर्विस से आपको पनिश किया जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट ऑफेंस पे चलते हैं, एक्सटॉर्ट। इसमें केस लॉ 1-2 आप नोट कर लीजिए, वही जो मैंने ऑफिस वाली बात कही थी, प्यारेलाल भार्गव। सर ये बहुत ही फेमस है। ये 303 का 304 का, ये मैंने बात सभी कुछ बात की है 303 में, और ये केस लॉ भी जो बोल रहा हूँ 303 के लिए ही बोल रहा हूँ। ओके। यानी मैंने जो एक स्नैचिंग की बात की, स्नैचिंग को छोड़ करके सभी बात 303 में ही है। ओके। प्यारेलाल भार्गव, प्यारेलाल भार्गव, सॉरी एक क्वेश्चन था सर इसी से रिलेटेड। हाँ, अभी ये लिख लीजिए तो पूछ लीजिए। प्यारेलाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान,
ये 1963 का सुप्रीम कोर्ट का केस है और इसमें जो बात कही गई, इसमें मैटर क्या था कि एक व्यक्ति, एक क्लर्क था, उसने या ऑफिसर था ऑफिस का, उसने एक फाइल ऑफिस से ली और वो लेकर के जाता है घर पर अपने। उस फाइल से कुछ पेपर उस व्यक्ति ने निकाले और फिर उस क्लर्क ने या ऑफिसर ने उस फाइल को ला करके ऑफिस में रख दिया। तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये थेफ्ट है और किसी प्रॉपर्टी को आपने टेम्पररी कहीं पे मूव करा दिया तो थेफ्ट का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो गया। ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप परमानेंटली उसे अपने पास रख लें तभी थेफ्ट का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होगा। इवन जैसा कि मैंने पहले ही आपको एग्जांपल में बताया कि थेफ्ट के लिए ये नेसेसरी नहीं है कि प्रॉपर्टी आप ले लें, केवल मूव कराना ही अपने आप में सफिशिएंट है। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया कि रिंग उठा करके वो आपके ही घर में केवल प्लेस चेंज कर देता है, या कुत्ता उसके पीछे चलना स्टार्ट कर देता है, या उसने एटीएम वाली व्हीकल को दूसरे डायरेक्शन में मूव करा दिया। यानी कुल मिला के जो मैटर है थेफ्ट का, वो सिर्फ और सिर्फ प्लेस को चेंज कर देना ही सफिशिएंट हो जाएगा। ले लेना या परमानेंटली ले लेना ये कंपलसरी नहीं है। यानी आपसे क्वेश्चन सर पूछा जा इसमें सकता है, कितना इम्प्रिजनमेंट है सर? इसमें कितना इम्प्रिजनमेंट इसका जो सिंपल थेफ्ट के लिए है वो अप टू 3 ईयर यानी मैक्सिमम 3 ईयर्स तक का हो सकता है। अच्छा और अगर आपने दोबारा थेफ्ट काज कर दी तब आपका जो इम्प्रिजनमेंट होगा वो मिनिमम 1 ईयर होगा और अप टू 5 ईयर्स तक हो सकता है। लेकिन सर ये तो बिल्कुल ग्रेव है ना, ये तो ग्रेव है। सॉरी, फाइल में से पेपर निकालना ये तो ग्रेव ऑफेंस हुआ ना। नहीं ये तो मैं ग्रेव और सिंपल की बात नहीं कर रहा हूँ। आप बात ये मैंने केस लॉ के माध्यम से अफर्म की उस बात को कि आपने टेम्पररी कोई सामान ले लिया तो भी थेफ्ट का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो गया। मैं अच्छा, इसके आपने केस लॉ के लिए पनिशमेंट की बात की क्या? केस लॉ से आपको क्या डिसाइड करना है कि किस फैक्ट पे कैसे ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। एग्जाम्पल आप ले रहे हैं, उसको अफर्म कर रहे हैं अपने एग्जाम्पल को, वहां पनिशमेंट को मत देखिए। पनिशमेंट को आपको मेन सेक्शन में देखना है। केस लॉ सिर्फ इस बात के लिए होता है कि वो एक एग्जाम्पल है जिसमें कि हायर कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि इस फैक्ट पे किस तरह से ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है। हमने पनिशमेंट भी पढ़ना है क्या इसमें, किसमें? चैप्टर में, या उसको अभी नहीं, हमें नहीं देखना? सॉरी, पनिशमेंट भी याद करना है क्या, किसने किस केस में नहीं नहीं कितनी नहीं, होगी? ये तो मैंने जनरल वे में आपको बता दिया कि कम से कम थोड़ी इतनी नॉलेज आपके पास हो कि कैसे ये हो सकता है या क्या हो सकता है। और बेसिक आपको करना क्या है, बेसिक आपको इंग्रेडिएंट्स पकड़ने हैं, उसको जानने हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं थेफ्ट के लिए, किन किन इंग्रेडिएंट्स के फुलफिल होने पे थेफ्ट का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है। मेन बात आपको ये जाननी है। और 2-3 महत्वपूर्ण बातें क्या जाननी है कि क्या टेम्पररी मूव कराने पे भी थेफ्ट का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये मेन बात आपको ध्यान देनी है। इसके बाद क्या लेना कंपलसरी है कि केवल मूव कराना कंपलसरी है, ये आपको जानना है। कंसेंट क्या एक्सप्रेस ही चाहिए या इम्प्लाइड कंसेंट भी हो सकती है, ये बातें आपको समझनी है, जाननी है। और क्या जानना है कि क्या किसी के पोजीशन से लेना मूव कराना ही कॉन्स्टिट्यूट कर देगा थेफ्ट, या ओनरशिप होनी चाहिए, यानी ओनर से थिंग्स का लेना रिक्वायर्ड है या किसी भी व्यक्ति के पोजीशन से ले लेना। तो इन इंग्रेडिएंट्स पे आपको ध्यान रखना है, ना कि पनिशमेंट पे या फिर किस केस लॉ में कितना पनिशमेंट दिया गया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, महत्वपूर्ण आपके लिए है कि सिंपल थेफ्ट में पनिशमेंट कम होगा और जैसे जैसे उसकी ग्रेविटी बढ़ती जाएगी पनिशमेंट बढ़ता जाएगा, ये आप समझ सकते हैं या बता सकते हैं। ओके सर। इसके बाद अब नेक्स्ट एक केस लॉ है के एन मेहरा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें भी लगभग उसी तरह का मामला था। एक 2 ट्रेनी पायलट थे और वो ट्रेनी पायलट क्या करते हैं कि एक प्लेन को बिना ऑफिशियल परमिशन के वो उड़ाते हैं उसे और कुछ देर बाद ला करके स्टैंड पे वहां पे खड़ा कर देते हैं। तो इन्हें भी थेफ्ट के लिए लायबल माना गया। यानी टेम्परेरी, आप ये दिखाना चाह रहे हैं इन दोनों केसेस के माध्यम से कि टेम्परेरी रिटेंशन भी थेफ्ट के ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट कर देगा। परमानेंट लेना या लेने का इंटेंशन होना मस्ट नहीं होगा थेफ्ट के लिए। अब चलिए नेक्स्ट जो ऑफेंस है आपका वो है एक्सटॉर्शन।
एक्सटॉर्शन की बात की जाए तो इसी चोरी को करने के लिए, यानी यही थेफ्ट काज करने के लिए आपने क्या किया कि फोर्स या फियर का यूज कर लिया, आपने भय कारित कर दिया उस विक्टिम के ऊपर, और उस विक्टिम ने, आपने ऐसा फियर काज किया, क्रिएट किया कि विक्टिम ने अपने हाथ से ही सामान उठा के आपको दे दिया। यानी थेफ्ट में क्या हो रहा था कि आपने उसकी कंसेंट के बिना प्रॉपर्टी ले ली थी, खुद ली थी, आपने मूव कराया था। और एक्सटॉर्शन में क्या हो रहा है कि आप उस व्यक्ति को फियर में डाल करके उसे प्रोवोक करते हैं, उसे इंड्यूस करते हैं कि वो सामान अपना आपको दे दे। तो जैसे ही उसने अपना सामान आपको दिया, ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो गया एक्सटॉर्शन, उद्दापन। तो अब यहाँ मामला क्या बदल गया, यानी आपने कंसेंट क्रिएट की अपनी तरफ से फोर्सफुली या फियर के अंडर, यानी वहां कंसेंट थी ही नहीं, विदाउट कंसेंट बात हो रही थी, यहाँ कंसेंट है लेकिन वो रॉन्गफुल कंसेंट है, आपने ही वो कंसेंट काज की है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स की अगर बात की जाए तो विथ इंटेंशन, किस बात का इंटेंशन, फियर और इंजरी, सॉरी फियर ऑफ इंजरी, यानी किसी इंजरी का फियर आप काज कर रहे हैं। आप फियर उसके ऊपर किस बात के लिए काज कर रहे हैं कि अगर तुमने ये कार्य नहीं किया तो इंजरी हो सकती है। इंजरी का मतलब मेंटल, फिजिकल या प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग किसी तरह की इंजरी उसको हो सकती है विक्टिम को। यानी विक्टिम को इंजरी के रिगार्डिंग फियर काज करके आप थर्ड इंग्रेडिएंट्स डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस, उसे आप इंड्यूस कर रहे हैं किस बात के लिए, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स टू डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, टू डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट फिफ्थ इंग्रेडिएंट्स, यहाँ जो जिस प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, तो यानी फिफ्थ इंग्रेडिएंट्स आप लिखेंगे प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी में आगे आप लिखेंगे डैश देके मूवेबल और इमूवेबल, यानी यहाँ दोनों तरह की प्रॉपर्टी आ सकती है। यानी थेफ्ट में आप केवल मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, और एक्सटॉर्शन में प्रॉपर्टी का डिवीजन नहीं किया गया है या कोई उसका विशेषता प्रॉपर्टी की नहीं बताई गई, यानी मूवेबल वर्ड यहाँ पे एक्सटॉर्शन में यूज नहीं किया गया है। तो जब ये वर्ड यूज नहीं किया गया है तो यानी किसी तरह की प्रॉपर्टी यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है उस प्रॉपर्टी में वैल्यूएबल सिक्योरिटी को या एनीथिंग कन्वर्टेड इनटू ए वैल्यूएबल सिक्योरिटी, उसको भी इंक्लूड कर लिया गया है। यानी आपने किसी से किसी पेपर पे साइन करा ली तो वो भी एक्सटॉर्शन का सब्जेक्ट मैटर हो सकता है। सर ये एक्सटॉर्शन कौन सा सेक्शन है? ये है 308 सर, एक बार लास्ट पॉइंट हाँ, रिपीट करेंगे सर? 308 में एक्सटॉर्शन को बताया गया, और उसके पहले की जितनी भी सेक्शंस हैं, स्नैचिंग के बाद जितनी भी सेक्शंस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ थेफ्ट की ग्रेविटी को बता रही हैं या थेफ्ट्स के काइंड्स को बता रही हैं, बाकी दूसरी कोई बात उसमें विशेष नहीं की गई है। यानी सर्वेंट ने थेफ्ट, सॉरी सर लास्ट पॉइंट इंग्रेडिएंट्स में रिपीट कर देना आप प्लीज बाद में। वैल्यूएबल सिक्योरिटी, यानी वो प्रॉपर्टी का ही बेसिकली इंग्रेडिएंट्स है कि प्रॉपर्टी में आप किस किस बात की बात कर रहे हैं। तो वो यहाँ चूंकि प्रॉपर्टी के लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड यूज नहीं किया गया है, यानी मूवेबल वर्ड यूज नहीं किया गया है, तो इसमें किसी तरह की प्रॉपर्टी इंक्लूड हो सकती है। और दूसरी बात कह दी गई वैल्यूएबल सिक्योरिटी या एनीथिंग कन्वर्टेड इनटू ए वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी या कोई ऐसी थिंग्स जो कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट की जा सकती हो, वो भी एक्सटॉर्शन का पार्ट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल अब एक एक बात का अगर लें, या फिर पूरे एक एग्जाम्पल से ही पूरी बात को समझें कि एक व्यक्ति आता है दूसरे व्यक्ति के पास और उसको कहता है कि तुम मुझे फला प्रॉपर्टी दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें इस तरह की इंजरी काज करूंगा। और लेकिन वो देन एंड देयर इंजरी काज करने की बात नहीं करता। कैसे कर रहा है, वो किसी व्यक्ति के लड़के को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरे गैंग के पास 10,000 रुपए भेज दो, नहीं तो तुम्हारे लड़के के साथ कुछ गलत हो जाएगा, यानी उसके साथ कोई इंजरी काज हो सकती है।
और इस बेस पे वो उस व्यक्ति से पैसे लेता है, तो इसी को कह रहे हैं आप एक्सटॉर्शन। यानी जो फियर काज की जा रही है वो बिल्कुल इंस्टेंट फियर नहीं है, यानी तत्काल उसको इंजरी नहीं होगी, यानी कुछ समय बाद होने के चांसेस हैं, तो इसको आप कहते हैं एक्सटॉर्शन। यानी जिसको आप दूसरे वे में कहें कि फिरौती, तो फिरौती टाइप की कोई बात आप कर रहे हैं तो वो एक्सटॉर्शन है। और इंस्टेंट फियर अगर वही आप काज कर देंगे तब यही कन्वर्ट हो जाएगा रॉबरी में। यानी इंस्टेंट फियर काज करेंगे आप डेथ की, ग्रीवस हर्ट की या किसी दूसरी इंजरी की, यानी रेस्ट्रेंट करेंगे, उसे रोक देंगे, पकड़ लेंगे, और इंस्टेंट डेथ और ग्रीवस हर्ट के लिए उससे कहेंगे कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, अभी पैसे दे दो, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा रॉबरी। ये डिफरेंस है एक्सटॉर्शन और रॉबरी में। अब इसके बाद यहाँ पे एक केस लॉ लिख लीजिए, आर.एस. नायक वर्सेस A.R. अंतुले। ये केस के फैक्ट क्या थे कि A.R. अंतुले जी उस समय के देन चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र स्टेट के, सॉरी, और उस समय के वहां पे उनके सामने कुछ फाइल्स आई थी उनके पास साइन करने के लिए। यानी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं उनकी कुछ डिमांड्स थी, तो उन्होंने उस डिमांड्स को रेज किया था और चीफ मिनिस्टर के तरफ से ये उनको मैसेज दिया गया कि आप फला ट्रस्ट को इतने पैसे दे दें, तब आपकी जो फाइलें हैं वो सैंक्शन कर दी जाएंगी। तो पिटिशनर कोर्ट के पास गए और उन्होंने कहा कि एक्सटॉर्शन का ऑफेंस ये हुआ है, क्योंकि हम लोगों को धमकी दे करके पैसे मांगे गए हैं, कुछ सोसाइटीज ने पैसे ट्रांसफर भी किए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये एक्सटॉर्शन का ऑफेंस नहीं है, क्योंकि वो लीगली उन फाइलों को सैंक्शन करने के लिए बाउंड थे, और ऐसा वहां पे मैटर नहीं था कि अगर उन्होंने सैंक्शन नहीं की फाइलें तो उन सोसाइटीज को इंजरी काज होगी, इंजरी का मैटर नहीं था, इसलिए कोर्ट ने इसको एक्सटॉर्शन मानने से इनकार कर दिया। इसको आप दूसरे तरह से भी ले सकते हैं कि देन गवर्नमेंट का अपना जो प्रभाव था इसलिए ऐसा डिसीजन आया, ये आप मान सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक तरह का एक्सटॉर्शन का अच्छा एग्जाम्पल है कि आप अगर इंजरी काज करने का फियर क्रिएट कर रहे हैं तो ये हो जाता। लेकिन वहां कोर्ट ने यही कहा कि इंजरी नहीं होनी थी सोसाइटीज को, वो तो ग्रांट मांग रहे थे, फंड मांग रहे थे, गवर्नमेंट की अपना डिस्क्रिप्शन है गवर्नमेंट का, वो दे या ना दे, इसलिए ये एक्सटॉर्शन का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो रहा। सर ये सिविल केस नहीं होगा क्या? सॉरी सर ये सिविल केस में नहीं आएगा क्या? सिविल में चला जाएगा, सिविल में जा सकता है, लेकिन हम यहाँ ऑफेंस की बात कर रहे हैं ना, हम यहाँ एक्सटॉर्शन की बात कर रहे हैं। तो एक्सटॉर्शन नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है 1986 का। अब दूसरा केस है रोमेश चंद्र वर्सेस स्टेट, ये 1960 का पुराना केस है। और इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है दो व्यक्तियों के कपड़े ले लेता है, वो मान लीजिए तालाब में नहा रहे हैं और वो उनके कपड़े ले लेता है, वो कपड़े पहने नहीं हुए हैं तो उनकी वो फोटो ले लेता है उसी स्थिति में, जैसा कि वो अंडरवियर वगैरह पे जैसे भी हैं, और फोटो लेने के बाद वो कह रहा है कि तुम मुझे पैसे दो या ये वैल्यूएबल थिंग्स दो तो मैं तुम्हें कपड़े वापस करूंगा। यानी वो व्यक्ति पानी में, नदी में नहा रहे हैं, तालाब में नहा रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति जाता है किनारे पे रखा हुआ कपड़ा उनका ले लेता है, और जब वो बाहर आते हैं तो उनकी फोटो ले लेता है और कहता है कि मैं ये फोटो दूसरों को दिखाऊंगा, नहीं तो तुम मुझे इतने पैसे दो। तो वो व्यक्ति जब उसको पैसे देते हैं तो इसे एक्सटॉर्शन माना गया, क्योंकि वो उनके नेक्ड फोटो को पब्लिश करने की बात करके उनको इंजरी काज करने की बात कर रहा था। और इंजरी का मतलब होता है, मैंने जैसा कहा कि बॉडली इंजरी, रेपुटेशन की इंजरी, मेंटल इंजरी सभी इसमें आती है। तो किसी तरह की इंजरी की बात अगर आप करेंगे तो वो फॉल कर जाएगी एक्सटॉर्शन में। अब इसके बाद जो बात आती है सर, ये एक तरह से ब्लैकमेलिंग है ना, जैसे हम ब्लैकमेल। बिल्कुल। तो इसको एक्सटॉर्शन को कॉमन बोलचाल की भाषा में ब्लैकमेलिंग कहा ही जाता है। एक्सटॉर्शन मींस ब्लैकमेल करना, और ब्लैकमेल का मतलब कि आपको किसी बात की धमकी दी जा रही है, वो वास्तव में आपने ऑफेंस किया हो तो भी
आपने नहीं किया हो तो भी, यानी मान लीजिए आपने कोई गलत कार्य किया और मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके इस गलत कार्य को मैं पब्लिश करूंगा या आपके अगेंस्ट स्टार्ट करूंगा केस, तो अगर वास्तव में आपने किया तो भी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, आपने नहीं कुछ ऐसा किया हुआ है और मैं आपको धमकी दे रहा हूं तो भी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब इसी में बात आती है कि धमकी जो दी जा रही है, क्या वो दैवी या ईश्वरीय धमकी दी जाएगी तब भी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होगा? तो नहीं। मान लीजिए कोई आपको धमकी देता है कि आप मुझे पैसे दे दीजिए नहीं तो आप नर्क में जाएंगे, या आपके फादर ने मुझसे पैसे लिए थे, वो पैसे दीजिए नहीं तो आपके फादर को वहां दूसरे जन्म में भुगतना पड़ेगा या मुझे देना पड़ेगा। तो इस तरह की अगर आप धमकी दे रहे हैं, यानी दूसरे वे में धार्मिक धमकी है ये, तो ये कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा ऑफेंस एक्सटॉर्शन का। अब इसके बाद यहाँ थेफ्ट में एक बात छूट गई थी कि जो रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन की हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि हमेशा ये आवश्यक नहीं है कि रॉन्गफुल लॉस और गेन दोनों हो, कोई एक भी हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए आपने किसी से सामान लिया और आपने भिखारियों में उसको बांट दिया, आपने नहीं लिया लेकिन आपने भिखारियों में बांट दिया, तो यानी उस व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस हो गया। दूसरी बात कि वो प्रॉपर्टी आपकी मूव कर गई तो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, भले उस एक्यूज्ड को कोई लाभ हो रहा हो या ना हो रहा हो, ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। और जो एक बात मैंने कही थी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी या एनीथिंग कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए प्रॉमिसरी नोट आपसे कोई लिखवा लेता है तो वो वैल्यूएबल थिंग है, यानी वो प्रॉमिस कर रहा है कि 1 लाख रुपए आपको देगा बाद में। लेकिन दूसरा पेपर ऐसा है जो ब्लैंक पेपर है, उस पर कुछ भी लिखा नहीं है और आपसे साइन करा लेता है, तो इसका मतलब साइन हुई है तो उसे वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो वो भी एक्सटॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूट कर देगा। अब इसके बाद जो ऑफेंस है आपका रॉबरी। नहीं, वो एक्सटॉर्शन होगा या थेफ्ट होगा? कौन सा? जिसपे वो ब्लैंक पेपर पे साइन कराएंगे। जब ब्लैंक पेपर पे उसने साइन कराई आपको धमकी दे करके, एक्सटॉर्शन है भैया, वो एक्सटॉर्शन है। क्यों है? कि उसको वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट करेगा, उस पर कुछ लिखेगा आपके अगेंस्ट और आप लायबल हो जाएंगे देने के लिए। और उसने ऐसा सामान लिया हुआ है, और कैसे लिया? उसने धमकी दे करके लिया, अंडर फियर लिया है, तो इसलिए एक्सटॉर्शन हो जाएगा। अगर वही चुपके से लेके चला जाता आपकी कंसेंट के बगैर, आप जो अपने थेफ्ट वाले इंग्रेडिएंट्स को देखिए, तो थेफ्ट के इंग्रेडिएंट्स यानी 5 इंग्रेडिएंट्स थे, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, विदाउट कंसेंट, आउट ऑफ द पोजीशन, मूव कराता है, तो तब वो थेफ्ट हो जाएगा। लेकिन फियर का अगर एलिमेंट आ गया तो फियर का एलिमेंट आते ही वो एक्सटॉर्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि आप बिल्कुल सिंपल वे में समझें, ब्लैकमेल कर रहा है आपको, आपकी जानकारी में वो कर रहा है, आपकी कंसेंट जबरदस्ती ले रहा है, तो एक्सटॉर्शन हो गया। और आपकी कंसेंट नहीं ले रहा है और बाकी सब कुछ कर रहा है, तो वो हो गया थेफ्ट। जनरल जो इनके दोनों के बीच की लाइन है वो वही है, फियर है, और उसी फियर की वजह से आप खुद अपनी कंसेंट दे रहे हैं या कंसेंट के रूप में आप वो थिंग्स उठा के उसको दे रहे हैं, तो ये एक्सटॉर्शन हो गया। और आपने उसकी जानकारी के बिना या उसके पूछे बिना आपने सामान ले लिया, तब वो हो गया थेफ्ट। अब आप आ जाइए रॉबरी पे, और रॉबरी को उसी के आगे की नेक्स्ट सेक्शन में डिफाइन किया गया है, यानी 309 में। और रॉबरी के लिए जो मेन बात कही गई है, इन ऑल रॉबरी देयर इज ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, यही मेन इसकी बात है। यानी अगर कोई रॉबरी का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है तो उस रॉबरी के ऑफेंस में या तो थेफ्ट होगा या तो एक्सटॉर्शन होगा। अब ये फिर बात आएगी, क्वेश्चन अराइज होगा कि जब हर रॉबरी में थेफ्ट है या एक्सटॉर्शन है तो फिर वो रॉबरी का नाम हम उसे क्यों दे रहे हैं? तो रॉबरी का नाम हम उसे इसलिए दे रहे हैं, या लूट का नाम हम उसे इसलिए दे रहे हैं कि उसी थेफ्ट को करने के लिए जब एक्यूज्ड इंस्टेंट फियर काज करेगा। इंस्टेंट फियर किस बात की काज करेगा? वो उसे डेथ काज करने की बात करेगा, ग्रीवस हर्ट काज करने की बात करेगा, उसे रेस्ट्रेंट करेगा, यानी उसे पकड़ लेगा, उसे रोक देगा, उसे कहेगा कि मैं तत्काल तुम्हें गोली मार दूंगा या तत्काल तुम्हें ग्रीवस हर्ट काज कर दूंगा। इस तरह की बात करके वो प्रॉपर्टी को देने के लिए कहता है,
तो एक्सटॉर्शन हो जाएगा, और प्रॉपर्टी को खुद ले लेता है तो ये हो जाएगा थेफ्ट के रूप में रॉबरी। अब इसको एग्जांपल से सर एक समझिए। बार रिपीट कर दीजिए सर। रॉबरी को यस सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। रॉबरी के ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए जो बेसिक इसकी पहली लाइन कही जा रही है कि हर रॉबरी में, यानी इन ऑल रॉबरी देयर इज ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, यानी जो सिंपल पहली लाइन बताई गई कि हर रॉबरी में या हर लूट में या तो थेफ्ट होगी या तो एक्सटॉर्शन होगा। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी जब एक्सटॉर्शन और थेफ्ट ही रॉबरी है तो क्यों वो कब रॉबरी कहलाएगा और कब थेफ्ट कहलाएगा या कब एक्सटॉर्शन कहलाएगा? तो यानी वही थेफ्ट या वही एक्सटॉर्शन रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगा जब उस एक्सटॉर्शन या उस थेफ्ट को काज करने के लिए एक्यूज्ड क्या कर रहा है कि विक्टिम को इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट ग्रीवस हर्ट या इंस्टेंट रेस्ट्रेन करने का फियर काज करता है, तब वही थेफ्ट या वही एक्सटॉर्शन कन्वर्ट हो जाएगा रॉबरी में। यानी तुरंत उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है, तुरंत उसे ग्रीवस हर्ट पहुंचाने की धमकी दे रहा है, या उसको पकड़ ले रहा है, रोक ले रहा है, रेस्ट्रेन कर रहा है, तब वही थेफ्ट, वही एक्सटॉर्शन कन्वर्ट हो जाता है रॉबरी में। यानी अब आप कह सकते हैं कि रॉबरी और एक्सटॉर्शन, सॉरी, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का जो एग्रीवेटेड फॉर्म है या उसी का जो हीनियस फॉर्म है उसी को आप रॉबरी कहते हैं। और रॉबरी जो काज की जाती है वो इंस्टेंट फियर काज करके इसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। अब एग्जांपल से आप इसे समझिए कैसे थेफ्ट कन्वर्ट हो रहा है या एक्सटॉर्शन कन्वर्ट हो रहा है। एक्सटॉर्शन में दिमागी तौर पे उसको ये किया जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब दिमागी तौर पे मेनली वही है, ब्लैकमेल। बिल्कुल, आप कॉमन सेंस अगर समझें इसे तो उसे परेशान हो रहा है ना, वो विक्टिम जो है परेशान हो रहा है मानसिक रूप से, विशेष रूप से। एक्चुअली उसने उसे मारा पीटा या कुछ किया नहीं है, उसे धमकी दे रहा था। धमकी में स्वाभाविक रूप से आदमी मेंटली डिस्टर्ब होगा। अब सर जैसे हम सर अगर किसी बाप के सामने बच्चे को पकड़ लिया और उसके सामने गन तान दी कि अब मैं तुम्हें मार दूंगा, ये आपके किस में आएगा? ये रॉबरी में है? रॉबरी में तो आएगा नहीं है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, एग्जाम्पल से वही बात आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे एक व्यक्ति को एक दूसरा एक व्यक्ति जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड विक्टिम को पकड़ लेता है, एक्यूज्ड विक्टिम को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा अगर तुमने कुछ किया, और उसकी जेब से पैसे निकाल लेता है, यानी गन दिखाता है और उसकी जेब से पैसे निकाल लेता है। तो अपने आप में जेब से पैसे लेना बिना कंसेंट के ये थेफ्ट है, लेकिन उसी थेफ्ट को काज करने के लिए उसने गन पॉइंट पे वही काम किया, तो ये कन्वर्ट हो गई थेफ्ट रॉबरी में। और दूसरा, उसी व्यक्ति को एक्यूज्ड पकड़ता है और कहता है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब कुछ दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो यानी एक्सटॉर्शन में हमने बात की थी कि उसे धमकी दे रहा है बाद में, कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद उसे इंजरी काज करने के लिए, लेकिन जब वही इंजरी वो इंस्टेंट काज करने की बात करने लगा तो वही एक्सटॉर्शन कन्वर्ट हो गया रॉबरी में। तो यानी अब रॉबरी में एक्सटॉर्शन और थेफ्ट की बात क्यों कही गई कि जब उसकी जेब से वो खुद पैसे निकाल रहा है तो वो थेफ्ट के रूप में रॉबरी है, और जब वो कह रहा है कि तुम्हारे पास जो कुछ है मुझे दे दो, तो वो व्यक्ति अपनी जेब से निकाल करके पैसे दे रहा है उस धमकी के अधीन, तब उसे कहते हैं हम कि एक्सटॉर्शन के रूप में रॉबरी। यानी जब वो खुद विक्टिम दे दे तो एक्सटॉर्शन के रूप में रॉबरी है, और जब वो व्यक्ति एक्यूज्ड लेता है अपने से तब वो थेफ्ट के रूप में रॉबरी है। इन दोनों ही केस में जो एक्सटॉर्शन है, सॉरी, दोनों ही केस में एक्सटॉर्शन है ना? ये तो नहीं 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 नहीं, उसने देखिए डराया डिफरेंस तो क्या। दोनों में है ना, डराया तो दोनों में है। हाँ बिल्कुल, आप केवल समझने की कोशिश करिए। जैसे हम लोगों ने थेफ्ट के मामले में क्या बात की कि थेफ्ट तब होता है जब कोई व्यक्ति डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ किसी दूसरे व्यक्ति के पोजीशन से उसकी कंसेंट के बिना कोई मूवेबल प्रॉपर्टी ले लेता है, हटा देता है, खुद से अपनी तरफ से कर रहा है ना। और एक्सटॉर्शन में क्या हो रहा है कि वो व्यक्ति धमकी दे रहा है, वो विक्टिम खुद दे रहा है, वो व्यक्ति ले नहीं रहा है उससे, विक्टिम से। ये डिफरेंस आपको समझना है। तो जब वो विक्टिम देगा रॉबर को तब वो एक्सटॉर्शन के रूप में रॉबरी हो जाएगा, और जब
एक्यूज्ड खुद लेगा विक्टिम से, तब वो थेफ्ट के रूप में रॉबरी हो जाएगा। अब मतलब रॉबरी में बेसिकली इंस्टिंक्टिव है, दिस दैट्स द ओनली डिफरेंस। रॉबरी में या तो थेफ्ट होगा बेसिकली, या बेसिकली एक्सटॉर्शन होगा, पर इवेंट इंस्टेंट है, ये कहने का मतलब है सर। हाँ, ये मामला है कि वो इंस्टेंट फियर की बात कर रहा है, वहां बाद में कुछ होने की बात नहीं हो रही, इंस्टेंट हो रहा है। यही एक डिफरेंस कर रहा है एक्सटॉर्शन से रॉबरी को, और फिर वहां से थेफ्ट को अलग कर रहा है। अब थोड़ा सा और देख लीजिए आप, व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, अब थोड़ा सा डिटेल आप जान लीजिए, अभी तो मैंने आपको एग्जांपल से बताया। व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट, यानी चोरी करने के लिए, इन कमिटिंग द थेफ्ट यानी चोरी करने के दौरान, इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे यानी चोरी से प्राप्त की हुई वस्तु को ले जाने के लिए या ले जाने का प्रयास करते हुए। तीन बातें आ गई, यानी चोरी करने के लिए, चोरी करने के दौरान, या चोरी करने का प्रयास करते समय। अब वो क्या कर रहा है ऑफेंडर या एक्यूज? फॉर दैट एंड वॉलंटरली काजेज और अटेम्प्ट्स टू काज एनी पर्सन डेथ और हर्ट और wrongful restraint, fear of instant hurt, wrongful restraint और डेथ। यानी वो या तो वास्तव में डेथ काज कर देता है, या तो हर्ट काज कर देता है, या wrongful restraint काज कर रहा है, या फियर काज कर रहा है, इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट या इंस्टेंट रेस्ट्रेंट। यही थेफ्ट को कन्वर्ट कर देगा रॉबरी में। और एक्सटॉर्शन कब कन्वर्ट हो जाएगा? When extortion is robbery, if the offender at the time of committing the extortion, extortion करते समय in the presence of the person, उस victim की presence में है, and commits the extortion, और extortion commit कर रहा है by putting that person, उस व्यक्ति को fear of instant death, hurt, restraint to that person or to some other person, यानी वही जो बच्चे की बात हुई कि बच्चे को पकड़ लेता है, induces the person so put in fear then and there to deliver up the thing extorts, यानी then and there देने की बात करने लगा जब वो, और उसकी प्रेजेंस में है, तब वो कन्वर्ट हो जाएगा रॉबरी में। और जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि वो दूर है और कहता है कि तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है, पैसे पहुंचा दो, तब वो एक्सटॉर्शन है। या कुछ दूर पे है, या 2 घंटे बाद मांगता है कि 2 घंटे बाद दे देना, नहीं तो मैं तुम्हें, या जैसे मान लीजिए कॉलेज की क्लास चल रही है, एक व्यक्ति आता है क्लास में और कहता है कि 2 घंटे बाद 1 लाख रुपए पहुंचा देना, नहीं तो तुम्हारी क्लास नहीं चलने पाएगी। तो यानी 2 घंटे बाद मांग रहा है, तो वो एक्सटॉर्शन हो गया, और वो वहीं दरवाजे के पास खड़ा होकर के कहता है कि 1 लाख रुपए तुरंत निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा या क्लास नहीं चलने दूंगा, तब वो कन्वर्ट हो जाएगा रॉबरी में। यानी इंस्टेंट फियर आ गई तो एक्सटॉर्शन कन्वर्ट हो गया रॉबरी में। और उसी तरह से थेफ्ट में, थेफ्ट को करने के लिए, थेफ्ट करने के दौरान, या थेफ्ट में प्राप्त की गई सामान को ले जाने के लिए वो डेथ, हर्ट या रिस्ट्रेंट काज कर रहा है, या इंस्टेंट फियर काज कर रहा है, तो कन्वर्ट हो जाएगा रॉबरी में। सर जस्ट लाइक बैंक रॉबरी जो होती है सर, वो रॉबरी में, बैंक में जो रॉबरी करते हैं लोग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो रॉबरी है, क्योंकि वो इंस्टेंट तुरंत लेता है पैसा ना। सर सेक्शन कितना है रॉबरी का? रॉबरी का सेक्शन है 309। अब इसमें एक केस लॉ देख लीजिए, ये एग्जांपल भी हो जाएगा आपके लिए, और केस लॉ भी है। हरीश चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। हरीश चंद्र स्टेट ऑफ यूपी, ये 1976 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। और इसमें जो बात थी वो ये थी कि द एक्यूज्ड फोर्सिबली टुक अवे ए रिस्ट वॉच ऑफ द विक्टिम एंड द को-एक्यूज्ड slapped him and another companion hit him a stick. It is clearly within the provision of section 309. मैटर क्या था यहाँ कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की घड़ी छीनता है, और उसके साथ 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति उसको तमाचा मारता है, दूसरा उसे छड़ी से मारता है। यानी उस थेफ्ट को करने के दौरान वो क्या कर रहे हैं? हर्ट काज कर रहे हैं उसे। तो उस थेफ्ट को करने के लिए उन्होंने थेफ्ट करने में
हर्ट काज कर दी इसलिए वो कन्वर्ट हो गया रॉबरी में, और वही बिना हर्ट काज किए रिस्ट वॉच उसकी लेकर के चले जाते तब वो चला जाता है थेफ्ट में। यही आपको बात समझनी है, बेसिक बात। थेफ्ट में जाता है, स्नैचिंग में जाता है सर? वो स्नैचिंग में भी जाएगा, जैसा कि वो फैक्ट होगा, सरकमस्टांस होगी, उस हिसाब से वो स्नैचिंग या थेफ्ट में चला जाएगा। वो फैक्ट और सरकमस्टांस पे डिपेंड करेगा। जैसे वो झपट्टे से छीन करके लेके जा रहा है तो स्नैचिंग हो गया, और रखी हुई सामान लेकर के चला गया तो थेफ्ट में फॉल कर जाएगा। सर एक था, जैसे एक चोर आया, रूम में से चोरी कर गया और बाहर से कुंडा लगा गया आपका, तो रॉन्गफुल अरेस्ट में डाल गया आपको, तो रॉबरी में आएगा ना एक। देखिए, अगर वो अपनी स्टोलन प्रॉपर्टी ले जाने के लिए ऐसा कर रहा है ताकि आप उसका पीछा ना कर सकें, तब वो चला जाएगा रॉबरी में। और अगर वो किसी दूसरे पर्पज से कर रहा है या भूलवश ऐसा कर दिया उसने, तब ये रॉबरी में नहीं जाएगा। अब ये जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स की बात करें आप, तो बात क्या की गई, इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट, और इन कमिटिंग द थेफ्ट, और इन कैरिंग अवे, और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे, यानी या तो सामान ले जाने के लिए, या तो थेफ्ट करने के लिए, या थेफ्ट करने के दौरान, ये होना चाहिए। ठीक, चलिए, और कोई क्वेरी, क्वेश्चन? सर